हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स के एक टॉपिक सरफेस टेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर सरफेस टेंशन को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम सरफेस टेंशन का रीज़न क्या होता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम सहसंजक और आसंजक बलों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर संपर्क कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी डिफ़ाइन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानें कि सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव क्या है। आपने देखा होगा कि पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें या साबुन के घोल के बुलबुले जो हैं वे गोलाकार आकृति के होते हैं। या अगर कभी आपने प्रयास किया हो तो रेजर की एक ब्लेड को अगर सावधानीपूर्वक पानी की सतह पर रख दिया जाए तो यह पानी की सतह पर तैरती है। यहाँ पर रेजर की ब्लेड के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, उसके बाद भी यह ब्लेड पानी की सतह पर तैरती रहती है। ये सभी जो घटनाएं हैं इनकी व्याख्या हम पृष्ठ तनाव के आधार पर कर सकते हैं। वास्तव में सभी द्रव जो हैं वे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करते हैं और किसी दिए गए आयतन के लिए सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले का होता है। इसी कारण से द्रव की जो बूंदें हैं या साबुन के घोल के जो बुलबुले हैं वे गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं और यह घटना जो है उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। मीन्स पृष्ठ तनाव वह घटना है जिसके कारण द्रव जो है वे पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करते हैं और इसकी वजह से द्रवों की सतह जो है वह एक तनी हुई झिल्ली की भांति, एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करती है और इसी वजह से आपकी जो रेजर ब्लेड है वह द्रव की सतह पर तैरती है। रेजर ब्लेड को द्रव की सतह पर तैरने के लिए आवश्यक बल जो है वह द्रव के पृष्ठ तनाव के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और जिसकी वजह से यह उस सतह पर तैरती रहती है। पृष्ठ तनाव को आंकिक रूप से न्यूमेरिकली हम किस तरीके से परिभाषित करें, इसके लिए हम एक द्रव की सतह पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर द्रव की सतह पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा AB को दिखाया गया है। इस रेखा पर दोनों ओर स्थित द्रव के द्वारा बल लगाया जाता है। मान लीजिए कि इस रेखा की लंबाई L है और इस रेखा पर एक बल F कार्यरत है जो कि इस रेखा के लंबवत तथा द्रव की सतह के अनुदिश कार्यरत है। तो यहाँ पर इस रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल जो होता है उसको हम पृष्ठ तनाव के रूप में परिभाषित करते हैं। द्रव की सतह पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उस काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल जो है उसको हम सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं और मैथमेटिकली इसको आप लिख सकते हैं S = F/L, प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल। यहाँ पर F जो है वो आपका कार्यरत बल है, L उस रेखा की लंबाई है, तो आपका पृष्ठ तनाव हो जाएगा S = F/L। पृष्ठ तनाव को हम कई बार T से भी लिखते हैं, तो इसको आप यहाँ से T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। T = S, T और S कुछ भी बोले इसको आप F/L, इस तरीके से पृष्ठ तनाव को परिभाषित किया जाता है।
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था S इज इक्वल्स टू F/L, मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल जो है वही आपका प्रस्ताव कहलाता है। इसलिए इसका SI यूनिट जो है वो आपका न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। फोर्स के लिए आपका न्यूटन होता है, लेंथ के लिए मीटर है, सो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। और CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, विमाओं की बात करें, तो अब देखिए फोर्स के लिए होता है ML/T-2 और इसको हमने लेंथ के डायमेंशन से L से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आपका L से L कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशंस आपके पास में हो जाएंगे M1 L0 T-2। ये आपके पृष्ठ तनाव के विमाएँ हो जाएंगे। जहाँ तक पृष्ठ तनाव का सवाल है, इसे केवल द्रवों के लिए ही परिभाषित किया जा सकता है। गैसों के लिए कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता है, क्योंकि जो गैसें होती हैं उनके लिए कोई मुक्त सतह नहीं होती है, और मुक्त सतह नहीं होने की वजह से गैसों के लिए पृष्ठ तनाव भी नहीं होता है। पृष्ठ तनाव केवल और केवल द्रवों में पाया जाता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के द्रवों के लिए इसकी वैल्यू भिन्न भिन्न होती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की व्याख्या, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों होता है पृष्ठ तनाव, क्या रीजन इसका है। इसके लिए हमने एक द्रव से भरे हुए पात्र को लिया है, और यहाँ पर हम 3 अणुओं के बारे में विचार करते हैं, जिसको हमने ABC के द्वारा लिखा है। हमारा पहला अणु A जो है वह है द्रव के अंदर है, और इस अणु पर चारों ओर के सभी अणुओं के द्वारा एक बल कार्य करता है। अतः यहाँ पर हम देखें तो परिणामी बल जो है, नेट फोर्स का जो वैल्यू है वो आपको 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। दूसरा एक अणु जो हम B लेते हैं वो द्रव की सतह के थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पर द्रव की सतह के नीचे जो अणु आपके हैं, द्रव के अणु जो हैं उनके द्वारा नीचे की ओर एक बल काम करता है। ऊपर की ओर यहाँ पर वायु होने के कारण, वायु के जो अणु हैं उनके कारण लगने वाला बल कम होता है। इसकी वजह से अणु B पर एक परिणामी बल जो है वह नीचे की ओर काम करता है। ठीक इसी प्रकार हम एक अणु C पर विचार करते हैं, जो कि द्रव की सतह पर स्थित है। द्रव की सतह पर स्थित इस अणु के नीचे की ओर द्रव के अणु हैं, ऊपर की ओर वायु के अणु हैं। द्रव के अणु के कारण नीचे की ओर एक बल काम करता है, और वायु के अणु के कारण लगने वाला बल जो है वो आपका कम होता है। अतः अणु C पर एक नेट फोर्स नीचे की ओर द्रव की सतह के अंदर की ओर काम करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव की सतह पर स्थित अणु जो हैं उन पर द्रव की सतह के अंदर की ओर एक बल काम करता है, और इसकी वजह से द्रवों की सतह जो है वह एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। अणु A जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह न्यूनतम है, जबकि अणु C की स्थितिज ऊर्जा अधिक है। मीन्स जो अणु द्रव के पृष्ठ पर हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा अधिक है। द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणु जो हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, और कोई भी आपका जो निकाय होता है वह साम्य अवस्था का ग्रहण करने का प्रयास करता है, और साम्य अवस्था में उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए। इसलिए स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए वह अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से इसकी सतह तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कम हो जाता है। इसी के कारण आपका पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, सहसंजक व आसंजक बल। सबसे पहले आपके
कोहेसिव फोर्सेज, सहसंजक बल। सहसंजक बल वे बल होते हैं जो कि एक ही प्रकार के द्रव्य के अणु के मध्य कार्य करते हैं। द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ स्पेसिफिक लिक्विड्स इज टर्म्ड एज फोर्स ऑफ कोहेशन। उदाहरण के तौर पर पानी के अणु के मध्य काम करने वाले बल जो हैं वो आपके कोहेसिव फोर्स है, सहसंजक बल हैं। या अगर आप पारे की बात करें तो पारे के अणु के मध्य काम करने वाले बल जो हैं वे सहसंजक बल हैं। तो एक ही प्रकार के द्रव्य के अणु के मध्य कार्यरत बल जो है वे सहसंजक बल कहलाते हैं। और इसी सहसंजक बल के कारण जो बारिश की बूंदें पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं वे आपकी बूंदों के रूप में रह पाती हैं। या जो हमारी प्रस्तनाव की घटना जो होती है वह भी आपकी सहसंजक बलों के कारण ही होती है। इन सहसंजक बलों के कारण ही द्रव्य जो हैं वे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करते हैं और प्रस्तनाव की घटना इसके कारण होती है। तो सहसंजक बल एक ही प्रकार के द्रव्य के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल सहसंजक बल कहलाते हैं। एडेसिव फोर्सेज, असंजक बल। दो विभिन्न प्रकार के द्रवों के अणु के मध्य काम करने वाले बल जो हैं वे असंजक बल कहलाते हैं, एडेसिव फोर्स कहलाते हैं। एडेसिव इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर सब्सटेंस सच एज ए सॉलिड कंटेनर एंड ए लिक्विड। मीन्स दो आपके अलग अलग पदार्थ हैं उनके अणु के मध्य लगने वाले बल असंजक बल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमने पानी को किसी बीकर में भरा हुआ है तो यहाँ पानी और बीकर के अणु के मध्य लगने वाले बल जो हैं वे आपके असंजक बल कहलाते हैं। और इन्हीं असंजक बलों के कारण आपका पानी जो है वह कांच के बीकर से चिपक जाता है। यहाँ पर पानी व कांच के अणु के मध्य लगने वाला असंजक बल पानी के अणु के मध्य लगने वाले सहसंजक बल से अधिक होता है। और अगर असंजक बलों का मान सहसंजक बलों की तुलना में अधिक है तो वे द्रव उस ठोस की सतह को भिगोते हैं। इसी प्रकार से जब आप पारे को किसी कांच के बर्तन में रखते हैं तो पारा जो है वह कांच की सतह से नहीं चिपकता है, क्योंकि पारे के अणु के मध्य लगने वाला सहसंजक बल पारे व कांच के अणु के मध्य लगने वाले असंजक बल से अधिक होता है। इसलिए पारा कांच की सतह को नहीं भिगोता है। तो जब सहसंजक बलों का मान असंजक बलों से ज़्यादा होगा वे द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोते हैं। आप देखते हैं कि जब आप पोंछे के लिए कपड़े यूज़ करते हैं तो सामान्यतः आप सूती कपड़े को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूती कपड़ा जो है उसके लिए असंजक बल का मान अधिक होता है। आसानी से पानी जो है उसके साथ चिपक जाता है, उससे आप पानी को आसानी से पोंछ सकते हैं। जबकि अगर आपका यही कपड़ा पॉलिस्टर का हो तो उस पॉलिस्टर की कपड़े की सहायता से पानी को पोंछना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आसंजक बल है वो कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट, संपर्क कोण को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी द्रव जब किसी ठोस के संपर्क में आता है तो संपर्क बिंदु पर द्रव्य की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा वह द्रव्य के अंदर ठोस की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है वो आपका संपर्क कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। यहाँ एक द्रव्य की बूंद को ठोस के संपर्क में दिखाया गया है। जो आपका संपर्क बिंदु है उस संपर्क बिंदु पर द्रव्य के अंदर खींची गई स्पर्श रेखा और द्रव्य की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं उनके बीच का ये कोण जो है, इस कोण को हम संपर्क कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये आपका कांटेक्ट एंगल कहलाता है, संपर्क कोण कहलाता है। संपर्क कोण का मान ठोस व द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है।
संपर्क कोण, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण, ये आपका 90 डिग्री से कम हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री से भी अधिक हो सकता है। ये ठोस और जो द्रव हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ जो हम एक सतह देख रहे हैं उसमें आपका संपर्क कोण जो है वह 90 डिग्री से कम है। संपर्क बिंदु पर जो अणु है उस पर 3 प्रकार के बल काम कर रहे हैं। पहला एक बल जो है वो आपका गामा SL, ये आपका उस सॉलिड पर आपका लिक्विड के द्वारा अंदर की ओर बल है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका दूसरा एक बल जो कि बाहर की ओर काम कर रहा है वो आपका सॉलिड पर बाहर की ओर जो वेपर है, वायु है, उसके द्वारा बल है। तीसरा एक बल जो आपका यहाँ पर लिक्विड है उस पर बाहर की वायु के द्वारा लग रहा है। यदि हम इन सभी बलों के संपर्क संतुलन की बात करें, चूँकि ये बिंदु आपका संतुलन पर है, तो संतुलन की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि गामा LV जो है उसका बाईं ओर इस दिशा में घटक जो है वो आपका गामा LV cos थीटा हो जाएगा। इसी दिशा में एक बल आपके पास में है गामा SL, ये दोनों का सम जो है वो आपका गामा SV के इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गामा SL प्लस गामा LV cos थीटा इज इक्वल्स टू गामा SV, और ये वाला आपका जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर आप लिख सकते हैं गामा LV cos थीटा इज इक्वल्स टू गामा SV माइनस गामा SL। यहाँ पर आपका जो एंगल cos थीटा है वो आपका न्यून कोण होगा या आपका समकोण होगा या अधिक कोण होगा। ये गामा SV और गामा SL इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उन पे डिपेंड करता है। यहाँ बहुत स्पष्ट है कि यदि गामा SV जो है उसका मान गामा SL से अधिक हो तो कुल मिलाकर के ये वाली वैल्यू जो है गामा SV जो है वो आपका गामा SL से ज़्यादा हो। गामा SV गामा SL से ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, और cos थीटा पॉजिटिव होने का मतलब cos थीटा की वैल्यू जो है वह 90 डिग्री से कम हो जाएगी। तो जब आपका गामा SV गामा LS से बड़ा है cos थीटा पॉजिटिव होगा और थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री होगा। और ये आपका तब होता है जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में सहसंजक बल का मान अधिक होता है। इस केस में संपर्क कोण जो है 90 डिग्री से कम होता है। ये सामान्यतः आप देखते हैं कि पानी जब ग्लास के संपर्क में आता है या पानी जब प्लास्टिक के संपर्क में आता है तब होता है। ये पानी जो है वो ग्लास या प्लास्टिक के साथ में चिपक जाता है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि केरोसिन जो है वो लगभग हर किसी सतह पर फैल जाता है। तो इसके लिए भी जो आपका संपर्क कोण है वह है आपका 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट होता है। दूसरा, अगर गामा SV गामा SL से कम हो तो वाली आपकी जो आगे वाली वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और cos थीटा नेगेटिव होने का मतलब थीटा जो है वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाले केस में आपका जो एंगल है वो ऑब्टूज एंगल होगा, और ये तब होता है जब मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में आपका जो सहसंजक बल जो है वो अधिक होता है और आसंजक बल का मान कम होता है। ये वाले द्रव जो हैं वो ठोस की सतह को नहीं भिगोते हैं, और इनके लिए जो आपका संपर्क कोण है वो एक आपका अधिक कोण होता है। यदि हम चांदी और पानी की संपर्क सतह की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो संपर्क सतह है वो समतल होती है, और यहाँ पर आपका संपर्क कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है।